नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी एक बार फिर से अनुराग के घर पे है। आज हम आपको दिखाएंगे कि अनुराग कौन सी पुस्तकें पढ़ता था, अनुराग के पिता उसे किस तरह की तालीम दे रहे थे, किस तरह की शिक्षा दे रहे थे, क्या बनाने का सपना जो है उसके पिता ने सजो रखा था। क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरफ बगल में हत्यारे लालता का घर है और लालता अपने बच्चों को कैसी तालीम दे रहा था। आप भी देख रहे हैं कि तलवार की तालीम, बंदूक और गोलियों की तालीम लालता ने अपने बच्चों को दी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज जो है अनुराग दुनिया में नहीं है। हम अनुराग के उस कमरे में चलते हैं जिसमें अनुराग स्टडी करता था, पढ़ाई करता था। इसके पहले इस कमरे में हम नहीं आए क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाए कि किस तरह से अनुराग के इस कमरे को दिखाएं, अनुराग की उन पुस्तकों को दिखाएं जिनको अनुराग पढ़ता था। आज पिता इसी कमरे में रहते हैं और इसी कमरे में उन्हीं पुस्तकों के सहारे अपने बेटे को याद करके रोते रहते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये पुस्तकें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखिए, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण रखी हुई है। यहाँ पे आप देखिए, ये रामायण है, ये रामचरितमानस है, ये श्रीमद् भगवत गीता है। तो ये सारी पुस्तकें आप देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा जो है अनुराग के पिता अपने बच्चे को देना चाहिए। और ये पुस्तकें हैं अनुराग की। यहाँ पे अनुराग जो है स्टडी करता था। अनुराग के पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं, रामजीत यादव जी। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जब से बेटा गया है तब से ये अपना ज्यादा समय इसी कमरे में व्यतीत कर रहे हैं, इसी एकांत में ये रह रहे हैं। अभी इसके पहले हम इनसे बात नहीं कर पाए थे क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे एक पिता से के बेटे के बारे में बात करें, लेकिन आज जरूरी हो गया है अब, क्योंकि 1 महीने का समय बीत गया है और ऐसे में पिता यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, कैसे हैं आप? क्या बताएं भैया, इसी तरह से चल रहा है, जी रहे हैं किसी तरह से भैया। कब तक इसी कमरे में आप अपने को रखेंगे? कब तक इस तरह से घुट घुट के रहेंगे? जब तक सांस चलेगी और जब तक मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल जाता, यहीं ऐसे बैठे बैठे मर जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि धीरे धीरे देखिए, भरोसा जो है ना टूट रहा है और भरोसा टूट जाएगा ना। अभी तक एक भरोसे पे ही जिंदा है, नहीं तो हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने उसी दिन सोचा था कि आज बच्चे की चिता को लगाऊंगा आग और मैं खुद भी मर जाऊंगा। लेकिन आप सबके भरोसे से और प्रशासन के भरोसे से मैं अभी तक जिंदा हूं, लेकिन अब धीरे धीरे वो भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, टूट रहा है। ये पुस्तकें जो रखी हुई हैं, जो रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये सब अनुराग भी पढ़ता था क्या सिर्फ आप ही पढ़ते थे? नहीं नहीं, हम भी पढ़ते थे। हम बहुत पहले रामायण मान कहते थे, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों को, मेरी बेटियों को भी मैं हमेशा ये बताता था कि बच्चों ये सब भी पढ़ो। वो सब लोग पढ़ते थे, शौक से पढ़ते थे। मैं कहता था कि भैया पढ़ लो, किताब से दोस्ती कर लो यार, मेरे जैसे धक्के मत खाओ आप लोग। और ये सारी पुस्तकें वो उसके रूम में ही रहती थी। ये देखिए, वाल्मीकि रामायण दोनों खंड है, ये श्रीमद् भागवत गीता है, ये रामचरितमानस है। ये ऐसी शिक्षा मैं दे रहा था, मुझे क्या पता था कि बगल में लोग सर काटने की शिक्षा दे रहे हैं। क्या बताऊं, बस इसी में बैठे रहता हूँ। यादें हैं उसकी। इस कमरे को वो बोला, ये मेरे शादी का बेड है। बोला पापा ये मुझको अच्छा लगता है, मैं दूसरा कमरा उधर बनवाया किसी तरह से। हम लोग उस तखत पे सोते थे। ये उसका कमरा था और ये उसके दोस्तों के लिए था। अच्छा, इधर जो तखत रखा हुआ हाँ, है। वो उसके दोस्त आते थे तो उनके लिए था। ये सारी किताबें थी और बहुत सारी किताबें हम लोगों ने जला दिया, जो जो पढ़ता था। ये सब बोला था पापा मेरा है, इसी में उसके सारे मेडल भी रहते थे, वो सब है। और क्या करें। आप बिल्कुल देखिए, तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे मेडल रखे हुए हैं और मेरे ख्याल से जो बगल में 2 तस्वीरें रखी हुई हैं, मेरे ख्याल से ये अनुराग के दादाजी और अच्छा, वो मामा जी हैं और ये अनुराग की दादी जी हैं। तो ये आप देखिए, ये तस्वीरें हैं और परवरिश देखिए किस तरह से जो है रामजीत यादव जी अपने बेटे की कर रहे थे, अनुराग की, और किस तरह से शिक्षा दे रहे थे। चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़ करके हमारा नाम रोशन करे, संस्कारवान बेटा बने। जिस तरह से भगवान राम जो है अपने पिता दशरथ के सपनों को साकार कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक मर्यादा प्रस्तुत की थी, उसी तरह से ये भी रामचरितमानस पढ़ाने का इनका यही उद्देश्य रहा होगा कि राम के आदर्शों पे जो है बेटा अनुराग चलेगा। और कहीं ना कहीं अनुराग के लक्षण भी उसी तरह थे। वह खेल कूद में आगे था और परिवार का नाम रोशन कर सकता था। शायद यही वजह रही कि जो पड़ोसी थे जिन्होंने
अनुराग की हत्या की, वो अनुराग के इस टैलेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने जो है अनुराग की धोखे से हत्या कर दी। अच्छा लगता है आपको ना कि यही सब वजह थी, अनुराग की प्रतिभा ही उसकी दुश्मन बन गई? जी जी जी, वो कहता था कि पापा सब कुछ छोड़िए, 1-2 साल 3 साल जाते जाते आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी और आपको कुछ नहीं करना होगा। मैं बोलता था बेटा मैं थक गया हूँ, अब मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता यार। बोलता था बस 1-2 साल गम कर लीजिए, और उसी के सिलसिले में मैं यहीं धक्के खा रहा था, कोलकाता चला गया और 15 दिन होते ही ये समाचार मिला कि अब मेरा अनुराग मेरे पास नहीं है। मैं उसको भेजना चाहता था कि जा रहा हूँ, वो रोने लगा, मना किए सब लोग मत जाओ। मैंने कहा नहीं जा रहा हूँ, कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, इसको भेजूंगा विदेश, जाएगा ट्रेनिंग करके आएगा, अब ऑफिशियल खेलेगा, स्टेट लेवल नेशनल लेवल ऑफिशियल खिलाऊंगा इसको, इसकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए, मेरा बच्चा आगे जा रहा है। उन लोगों को लगता था कि ये रहेगा तो पैसा और पावर सब मिल जाएगी, और सब इसकी जमीन तो ले ही लिया, जो मकान वकान मुकदमा किया हूँ उसको बनाने नहीं दे रहा हूँ, तो बाद में हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये आगे बढ़ जाएगा। देखिए पिता की आंखों में आंसू आ गए बताते हुए कि ये गए थे, कुछ पैसे का इंतजाम हो जाएगा, उसके बाद अपने बेटे को विदेश भेजेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जिस बेटे को विदेश भेजने की चाह में ये कमाने के लिए जा रहे हैं, इनके जाने के बाद वो बेटा ऐसे देश चला जाएगा जहां ना कोई चिट्ठी जा सकती है, ना कोई संदेश जा सकता है, फिर वो कभी लौट करके नहीं आएगा। अगर इन्हें पता रहा होता कि ऐसा कुछ होगा तो शायद ये जाते ही नहीं अपने जिगर के टुकड़े को छोड़ करके। आज ये रो रहे हैं और काफी मिन्नतें इन्होंने की होंगी उस एक औलाद के लिए, क्योंकि 5 बहनों में एक भाई अनुराग था। तो काफी मंदिरों के चौखड़ों, मंदिरों में, मस्जिदों में इन्होंने दर्शन की, मन्नतें मांगी होंगी, तब जाके इनकी मुराद पूरी हुई होगी। और अब ये सिर्फ एक गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, भगवान से, यहाँ के मुख्यमंत्री से, सबसे, कि जो दोषी हैं उनको सजा हो और जो विवाद का जड़ जो वो मकान है उस पर बुलडोजर चले। अच्छा आज 30 दिन हो गए पूरी घटना को, 1 महीने हो गए, अभी तक वो मकान वैसे ही खड़ा है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? इस पे सुनवाई करके गिराया जाए, क्योंकि आज 30 तारीख है और जब जब 30 तारीख आएगी मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ये 30 तारीख मेरी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है, और बार बार बस वही है, 25 को डेट है, 28 को डेट है, 2 को डेट है, भी पता नहीं आगे भी डेट पड़ सकती है। मैं कुछ कर तो सकता नहीं, सिर्फ गुहार ही लगा सकता हूँ, लेकिन अगर फिर डेट पड़ रही है ना तो जान लीजिए कि मैं एकदम टूटता चला जाऊंगा। वैसे भी खाना पीना खाने का दिल नहीं करता, मैं अकेले में बच्चों की तरह यहीं फूट फूट के रोता हूँ। देखिए पिता हैं रामजीत यादव जो कि यहीं पे फूट फूट कर रोते हैं, और जितनी तारीखें पड़ रही हैं कहीं न कहीं इनका भरोसा जो है वो टूटता जा रहा है, उम्मीदें ये हारते जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ेगी। और यही मांग कर रहे हैं कि ये जो तारीख पड़ी है 2 दिसंबर जिस पे सुनवाई होनी है, बुलडोजर चलने की, जमीन को खाली कराने की, उस पर जल्द से जल्द आदेश हो जाए, कार्रवाई हो, और आरोपी जो सलाखों के पीछे पहुंचे हैं उन्हें भी कोर्ट से फांसी की सजा हो, तभी जाकर के कुछ इनके जो जख्म है उसमें मरहम लगे, क्योंकि इनके जख्म को वो तो कभी भी जीवन में कोई नहीं भर सकता। चाहे हम भी प्रयास करेंगे, आप रोइए मत, अनुराग नहीं है लेकिन हम लोग भी आपके बेटे जैसे हैं, और कोई भी जरूरत हो आप हम लोग को याद करिएगा, हम लोग जरूर आपके साथ रहेंगे, पूरी आवाज आपके बन करके खड़े होंगे, इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये खबर दिखाने का उद्देश्य भी हमारा बस यही है कि प्रशासन के जो लोग अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं, जो लोग उस समय बहुत त्वरित गति से खड़े थे कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं, तुरंत इंसाफ होगा, ऐसे में जब एक डेट पड़ती है जिस दिन लोगों को भरोसा रहता है कि आज कुछ कार्रवाई होगी, और वैसे में उस दिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर अगली तारीख पड़ जाती है, तो लोग यही सोचते हैं कि क्या तारीख पे तारीख का जो एक डायलॉग है वही देखने को मिलेगा, कार्रवाई आखिर कब होगी। अब इंतजार बस 2 दिसंबर का है, यानी सोमवार को, और लोगों को पूरा भरोसा है कि 2 दिसंबर को शायद कोई आदेश आ जाए और इस परिवार के जख्म पे थोड़ा बहुत मरहम लग जाए।